हरियाणा भाजपा का प्रभारी और राजस्थान भाजपा का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया। मैं भी बेसब्री हूँ, इंतजार कर रहे हो कि झलकों के प्रोग्राम में कद जाऊं, और घरवाली भी इंतजार कर रही है कि वो घरों बाहर कद जा। जो पुण्य साहब हैं या कि एक या खूबसूरती है कि जी प्रकार सु सीधी बात बोले हैं कि एक राजनेता सामने बैठा है और एक पार्टी से विलोम कर है जी की सत्ता राजस्थान के अंदर है, लेकिन हर एक सवाल को जो जवाब है ना वो सटीक आयो है। तो झलको जिसे लोग पत्रकारिता गांव तक पुगा दी है के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पैदा तो चूरू जिले में हुआ, बेवड़ गांव में। मैंने 5वीं जहां करी तो स्कूल का नाम ही फुटलती था। आप सबका जो बेसब्री से जो इंतजार था वो खत्म हुआ, क्योंकि मैं जब मेरी टीम के बीच भी बैठा था तो सब कह रहे थे कि जब सतीश जी आएंगे तो उनको सुनने का मौका मिलेगा, जो बेबाकी से जो जवाब दिए जाते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र के अंदर, जिस प्रकार से आप जाते हैं सवालों के जवाब देते हैं वो सबको अच्छा लगता है। सबसे पहले आपका झलको परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करा। बहुत धन्यवाद और खूब खूब घनी शुभकामना झलको राजस्थान ने। आज आपनो जो टॉपिक है वो गांव और ढाणिया ने, क्योंकि अपनी भाषा गांव और ढाणी और भी जमीन से जुड़ेड़ी है थे, तो खुद आमेर में जो कि एक गांव ढाणिया की जगह मान सका हाँ कि प्रकार से इतिहास भी जमीन वाला आज भी विराजमान है, भी ऐतिहासिक धरासु हो। सबसे बड़ी दिक्कत है कि आज भी गांव ढाणिया का अंदर जो शिक्षा है, जो स्कूला देखवा तो मिली ही, जहाँ झालावाड़ के अंदर एक घटना हुई भी के बाद में बहुत सारो एक जागरूकी को माहौल भी आयो, मीडिया भी ने कवर करी और नेता भी थोड़ा सा संज्ञान लिया, सरकार भी थोड़ी जागी, लेकिन आज भी ढाणिया कमायने यहाँ की स्कूला हैं जो जर्जर भवन कमायने भविष्य बना रही है। इसके ऊपर क्या खेबो चाहोगा? झलको राजस्थान ने दिल शू बधाई और शुभकामना। बधाई और शुभकामना ये वास्ते कि मन्ने बुलायो। आप कह रहा बेसब्री हूँ, इंतजार कर रहा, मैं भी बेसब्री हूँ, इंतजार कर रहे हो कि झलकों के प्रोग्राम में कद जाऊं, और घरवाली भी इंतजार कर रही है कि वो घरों बाहर कद जा। तो मन्ने अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विषय बहुत अच्छे है, गांव को है, और मैं शुरुआत करूं गांव की ही जर्नलिज्म से, पत्रकारिता से जी। मैं सबसे पहले तो झलको राजस्थान ने हिम्मत के लिए दाद दूंगा कि पत्रकारिता भी पहले शहरों की मिल्कियत थी। गांव तक पत्रकारिता और पत्रकार को पहुंचना बहुत मुश्किल काम हो, तो झलको जिसे लोग पत्रकारिता गांव तक पुगा दी है के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और महात्मा गांधी जी भी कही, भारत की आत्मा गांव में बसती है। भारत की आत्मा गांव में बसती है, लेख लिखने के लिए तो बढ़िया है, लेकिन उस आत्मा की स्थिति क्या है, वे आत्मा को वास्तविक आकलन हो कि नहीं, और वे आत्मा ने सुकून है या नहीं है। एक बड़ो विरोधाभास है नीतियां के मां भी, विचारा के मां भी, क्रियान्विति के मां भी। मैं आपने एक छोटी सी बात बताऊं, शहर और गांव को भेद कितनो है, और लोग गांव की शहर के लोगों में समझ कितनी है। मैं एक बार बंबई चले गयो, हमारा एक दोस्त की बैंक में नौकरी लागी, मैंने फ्लैट मिल गयो, मियाँ बीबी दोनों नौकरी करता। मैं बंबई गयो बांगे फ्लैट में, तो बांगी छोटी बच्ची खेलती खेलती मेरी गोदी में आ गई। बोली, अंकल कहाँ से आए हो? मैंने कहा, बेटा मैं गांव से आया हूँ। बोले, गांव में क्या होता है? मैंने कहा, बेटा गांव में खेत होते हैं। और क्या होता है? मैंने कहा, गाय भैंस होती है। तो बोली, ये गाय भैंस क्या करती है? मैंने कहा, बेटा गाय भैंस दूध देती है। बोले, आप झूठ बोल रहे हो, दूध तो अमूल का होता है, गाय भैंस का थोड़ी होता है। मैं शहर के बच्चे की सोच बता रहा हूं कि अभी भी ये डिफरेंस है, ये भेद है। मैं क्योंकि राजनीति का व्यक्ति हूं, सियासत से जुड़ा हूं, सत्ता से जुड़ा हूं, कुछ मर्यादाएं हो सकती है, लेकिन मैं सत्य से इनकार भी नहीं कर सकता। इसलिए गांव में जो सबसे बड़ी चुनौती आज है,
मैं बहुत पीछे जाऊं। आज अभी देश में बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं स्वावलंबन की, स्वाभिमान की, आत्मनिर्भर की, स्वदेशी की। तो बहुत पीछे जाएंगे तो थोड़ा गर्व होता है। गर्व यूं होता है कि एक तो दुनिया के जितने देशों को देखेंगे तो उसमें सबसे पुरानी सभ्यता हमारी। उसके बाद थोड़ा गांव को झांक के देखेंगे तो गांव की आबो हवा से लेके, गांव के खुद के हाथ के हुनर से लेके, गांव की समरसता से, सद्भाव से लेके, और कोई दुनिया में कोई मॉडल कहा जा सकता तो गांव को कहा जा सकता था। ये थाने कचहरी तो आज बनी है, नहीं तो बड़ और पीपल के नीचे बैठ के हमारे पुरखे फैसले कर ही देते थे। तो एक हमारे भारत के गांव को एक परिपूर्ण सामाजिक और व्यक्ति मानवता की सभ्यता का एक मॉडल कह सकते हैं, ये था। अब जो सबसे बड़ी समस्या है, गांव के उस स्वावलंबन को, गांव की उस आत्मनिर्भरता को, गांव के उस सद्भाव को, गांव की उस समरसता को एक शब्द में कोई कहे कि किस चीज ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, वो शब्द है पलायन, माइग्रेशन। वो जो आपने कहा कि गांव को मजबूत कैसे करें, तो गांव को कमजोर करने का एक शब्द है, उसमें समाज भी जिम्मेवार है, उसमें शासन भी जिम्मेवार है, उसमें लोग भी जिम्मेवार हैं, कुछ मजबूरियां भी हैं। मैं कोई एक तरफा बात भी नहीं कह रहा। मजबूरियां ये हैं कि आदमी सबसे पहले आज के युग में चंबल का डाकू होगा तो भी अपने बच्चे को अच्छी स्कूल में पढ़ाना चाहेगा कि भाई बच्चा पढ़ लिख जाए, मेरे तो जो हो गया सो हो गया। तो गांव में बैठा किसान, गांव में बैठा मजदूर, गांव में बैठी कोई माँ, उसको सबसे पहले जरूरत होती है कि पढ़ाई ठीक कर ले। आजकल तो पढ़ाई में ही सब कुछ है। तो दुनिया के कितने ही भाषणों की आज का जमाना ज्ञान का जमाना है, तो ज्ञान के जमाने को सबसे पहले लागू किसने किया? गांव के आदमी ने। अच्छी स्कूल, तो आपने चर्चा में ही कह दिया कि जो आपने उदाहरण दिया झालावाड़ का, वो इस बात का प्रमाण है कि बरसों बरस तक हुकूमतें आई, लेकिन शिक्षा के बुनियादी ढांचे को जो आजादी के बाद फोकस करके मजबूत होना चाहिए था, वो हमारी प्राथमिकता रही नहीं। कितने बरसों बाद नई शिक्षा नीति लागू होती है, यानी 34 बरस बीत गए और उसके बाद ध्यान आता है कि नई शिक्षा नीति लागू होनी चाहिए, उसको रोजगार परक बनानी चाहिए, उसको बहुउद्देशीय बनानी चाहिए। तो माइग्रेशन का एक कारण एजुकेशन, शिक्षा। उसमें मुझे बहुत ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है कि गांव के स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर, मुझे लगता है कि सबसे पहली प्राथमिकता है। मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव को बताता हूँ। आपने जिक्र कर दिया, मैं पैदा तो चूरू जिले में हुआ, बेवड़ गांव में, तो वहाँ की स्कूल भी देखी। फिर शहर आ गया राजगढ़, तो मेरी स्कूल का नाम ही फुटलती स्कूल था। मैंने 5वीं जहां करी तो स्कूल का नाम ही फुटलती था, और वाकई वो फूटी हुई स्कूल थी। झालावाड़ की घटना तो अब हुई, हमारी तो कभी हो जाती। तो उसमें बोरी लेके जाते थे बैठने के लिए, क्योंकि नीचे ठंडा होता था। और गुरुजी को जब छाछ मंगानी होती तो कान मरोड़ के कहते कि अगली क्लास बाद में लेंगे, भाग के छाछ लेके आ, तो ले आते थे। तो फुटलती स्कूल में 5वीं करी। तो गांव का जो शिक्षा का जो बुनियादी जो ढांचे जिसकी जरूरत होती है, तो मैं फिर वहां से आ गया। लंबी कहानी है, चुनाव लड़ लिया। चुनाव लड़के जब मैं गया तो एक गांव में, यहां से ठीक 33 किलोमीटर दूर, 33 भी नहीं होगा, मैं गया तो बच्चे और एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, क्लास लग रही थी। मैंने इधर उधर घूम के देखा, मुझे स्कूल की बिल्डिंग कहीं नजर नहीं आई। तो मैंने कहा भाई स्कूल? बोले जी यही है।
तो मैं वैसे ही पूछा सहज तरीके से कि बारिश आती तो क्या करते हैं? बोले पटेल जी की झोपड़ी में घुस जाते हैं। मेरे को बड़ा ताज्जुब हुआ कि जयपुर से ठीक 30 किलोमीटर दूर में भी और बच्चे, और मैं कोई सदियों पुरानी बात नहीं कर रहा, अभी इन 12-13 वर्षों की बात कर रहा हूं। मैंने पूछा कोई जमीन है क्या? बोले जी है, इसके 20 खातेदार हैं, ये 200 गज का टुकड़ा पड़ा है। तो मैंने कहा यहां बना देते स्कूल। बोले जी आप स्कूल की बात करें, हमारे घर का झगड़ा नहीं सुलट रहा, स्कूल का है कि बना दें। तो मैंने वहां स्थानीय लोगों की, सरपंच की, बाकी लोगों की मदद ली। मैंने ये कहा कि भाई स्कूल बना दूं तो जमीन दे दोगे क्या? इतनी जरूर उन्होंने सदाशयता बरती कि वो फैसला करके जमीन दी। 200 गज का प्लॉट था, वहां मैंने कैसे भी करके एक 2 मंजिल की स्कूल बनवाई। उस गांव वालों ने मुझे घोड़ी पे मेरा जुलूस निकाला। मैं ये 10 साल के भीतर की बात कर रहा हूं। जोरदार तालियां बननी चाहिए भाई साहब इस बात पे। तो मैंने जब उसको ये पूरी हुई तो मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट करी। ये अलग बात है कि वोट बाट नहीं दिए उन्होंने बाद में तो, लेकिन इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि विकास और ये पर्यायवाची नहीं है। बिल्कुल। लेकिन मेरा फर्ज था। लेकिन मैंने उदाहरण के तौर पर कहा कि कोई चूरू जाने की जरूरत नहीं है, जयपुर में भी ऐसे उदाहरण है। आमेर का मेन चौराहे पर एक कुंडा जगह बोलते हैं उसको, जहाँ पे तिराया एक आमेर में जाता है, एक दिल्ली रोड चला जाता है, उसको कुंडा बोलते हैं। कभी अवसर मिले तो कुंडा की स्कूल भी ऐसी थी कि एक दिन मास्टर साहब आ गए, मैं कहीं जा रहा था तो मेरे को कहा जी चलो। तो मैं कहा चलो? बोले हमारी स्कूल देखने। तो मैंने कहा बाद में देख लूंगा। बोले अभी देखो। मैंने कहा अभी क्या हो गया? बोले वो गिरने वाली है। मैंने कहा मजाक कर रहे होंगे गुरुजी, ऐसे ही ले जाना चाह रहे होंगे, बदली की एप्लीकेशन दे रहे होंगे। अंदर गया तो वाकई पट्टी टूटी हुई, एक बल्ली लगा के उसको रोकी, उसमें क्लास चल रही। एक बंद था कमरा। मैंने कहा ये बंद क्यों है? बोले इसकी तो गिरी गई। मैं मेरी तारीफ के लिए नहीं कह रहा, लेकिन कोई सामाजिक और राजनीतिक व्यक्ति यदि ठान ले तो शिक्षा के गांव के बुनियादी ढांचे को ठीक कर सकता है। उसका खुद की इनिशिएटिव चाहिए। वहां पर राउंड टेबल एक संस्था है जो CSR का बड़ा पैसा खर्च करती है। उन्होंने मुझे बताया कि हमने 5000 कमरे बनाए। मैं इसलिए इस तारीफ कर रहा हूं कि उन्होंने वाकई किया। और वो जो कुंडा की स्कूल है, आप कभी जाके देखना, सरकारी प्राइवेट स्कूल भी इतनी बढ़िया नहीं जितनी सरकारी 2 मंजिल की, और उसमें बढ़िया शानदार तरीके की स्कूल बनी है। कहने का मतलब ये है कि केवल एक पक्ष दोषी नहीं है, समाज का ही अंश है। हम लोग, मैं आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन जीवन में खर्च कर देंगे, मंदिरों में भी करोड़ों लगा देंगे। मंदिर बनाइए, पर मंदिर के बगल का स्कूल तो बनाइए, मंदिर के उसी से बना दीजिए। सरकारों की मर्यादा है। यदि ये मर्यादा नहीं होती तो ये सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूल खुलते ही नहीं। हमारी आबादी एक चुनौती है, और उसको ठीक करने के लिए तो मुझे लगता है कि सबसे पहली शिक्षा, दूसरा गांव से पलायन होता है इलाज के लिए। आदमी देखता है कि तकलीफ होगी, तो पुराने जमाने में तो, अभी आजकल वो पीछे जब 13 से 18 में सरकार थी तो बहुत सारे लोग जयपुर में आए, जयपुर भर गया। तो मैंने कहा भाई ये कौन है? बोले जी ये झोला छाप डॉक्टर है। तो मैंने कहा झोला छाप तो इतने थोड़ी हैं। बोलो बाकी लोग इनके समर्थन में आए। कई कई गांव में आज भी वो झोला छाप ही इलाज करता है, और कोई टाइम में तो केवल पीली गोली से पेट को और सिर दर्द को और सारो इलाज एक ही गोलियों हो तो। और वो डॉक्टर, जयपुर के डॉक्टर मात कर तो, क्योंकि काका बाबा की तो सरदाबा पर ही। तो जोड़ा छाप डॉक्टर क्यों पनपा? मैं कोई उनके विरोध में नहीं हूं, लेकिन बेचारा गांव में वही सेवा दे रहा है। उनके लिए तो भगवान वही है, क्योंकि वही मिल रहा आधी रात को। गांव में आज भी शिशु मृत्यु दर शहर के मुकाबले ज्यादा क्यों है? महिलाएं एनीमिक क्यों हैं? तो सबसे बड़ा कारण कि वहां की जितनी चिकित्सा की सुविधाएं जितनी विकसित होनी चाहिए, मैं नहीं कह रहा हर गांव में ही खोल दो,
इसका भी एक मैं उदाहरण देता हूं। क्योंकि मैं राजनीति वाला अंश कम है, समाज वाला ज्यादा है, और कोविड के दौरान बहुत सारी चीजें मैंने सीखी। सीखने कोई उम्र नहीं होती। तो मैं आप सब लोग कभी अवसर मिले तो आमेर में जालसू एक गांव है, वहां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को देखिएगा। मैं बेशक एमएलए नहीं हूं, मेरी रुचि नहीं है, लेकिन मैं आज भी उस अस्पताल में जाता हूं। वहाँ एक बार गया तो ऐसे महिलाएं खड़ी थी पर्ची लेके, तो मैंने कहा भाई क्या हुआ, कि सोनोग्राफी बताइए डॉक्टर ने। तो मैंने कहा करा ले। बोले कराऊं कहाँ से, है ही नहीं। तो मैंने पूछा डॉक्टर से कितने की आती है, बोले जी 20, 25, 30 लाख रुपए लगते हैं। तो मैंने बड़ी जद्दोजहद करी, मैं अपोजिशन में था, चिट्ठी पत्री लिखता रहा, विधानसभा में उठाता रहा, लेकिन मुझे चैन तभी मिला कि जब उसमें सोनोग्राफी आ गई। और वो सोनोग्राफी आज एसएमएस में जो सोनोग्राफी होती है उसी क्वालिटी की सोनोग्राफी जालसू की सीएचसी में होती है। मेरा इनिशिएटिव था, मेरी लगन थी, लेकिन मैं ये समझ पाया कि वो भी जयपुर से 30-35 किलोमीटर ही है। वो चोमू जाते थे, प्राइवेट अस्पतालों में जाते थे, गरीब आदमी को तकलीफ थी। आज जालसू के स्वास्थ्य केंद्र को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, किसी गांव में, बड़े हेडक्वार्टर पे यदि कोई सामुदायिक हेल्थ सेंटर को ठीक से विकसित कर देंगे तो गांव के पलायन को रुकने में आसानी हो। बिल्कुल साहब, देखो यही एक चीज है जो शुरू में था ना, मैं बता दियो कि जो पुण्य साहब हैं या की एक यह खूबसूरती है कि जी प्रकार से सीधी बात बोले हैं कि भाई हाँ, जो शिक्षा की जो चीज़ें हैं, व्यवस्था हैं, जो संसाधना की स्कूला का मायने कमी है, बी में थोड़ा सो विचार करना चाहे। देश आज़ाद हुआ कितनो टाइम होगा, उसके साथ साथ ही सवाल मेरो सिर्फ स्कूला सुरी हो, लेकिन उसके साथ साथ पलायन न ले क्या नहीं, और स्वास्थ्य व्यवस्था ने भी बता दिया। यह की खूबसूरती है साहब। एक जो गाँव की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिन्हें आप बोल सका कि राजस्थान है, और बाहर का प्रदेश का लोग अगर राजस्थान को नाम सुनिए ना तो बाका दिमाग में सबसे पहले आओ कि रेत उड़ रही होली, बढ़ते हो धूल माटी चाल रही होगी, पानी को ना बढ़े। हकीकत में पीबा की किल्लत है राजस्थान में, क्योंकि मैं ग्राउंड पर रहा, मैं रिपोर्टर हूँ, जल को मैंने प्लेटफॉर्म दे रखे हो, तो गांव गांव ढाणी ढाणी जाबा को मौका मैंने मिला है। सबसे ज्यादा अगर मैंने कोई बात करा है जी भी आदमी से बात करूँ तो वो कहे भाई साहब सड़क चाहे भले बाद में दे दीजिए, लेकिन आज जिंदा तभी रहूंगा जब माने पानी मिला है। नेता ने सिर्फ यत्री कह दियो कि माने पीबा को पानी दे दे, बाकी और फिर माने और कोई चीज कुछ चाहे मैं खुद ही खुद कर लाऊंगा। तो यह पानी की जो कमी है, इनके सिस्टम थोड़ा नजरअंदाज करके नहीं रखा है, या फिर सक्षमता को ना अपना राज्य में। अब बात तो आपकी ठीक है कि राजस्थान के बारे में, और एक 12 सामान्य धारणा है कि राजस्थान में जाके करांगा के बट तो पानी को नहीं, लाइट की भी किल्लत होगी, रेत का टीबा होगा। और ए बात को मैं भुगत भोगी हूँ कि अहमदाबाद में प्रवासी राजस्थानियों बात कर रहे हो, तो मैंने कहा भाई थे राजस्थान में आओ, इन्वेस्टमेंट करो। बोले जी बट तो पानी को नहीं करांगा के, यानी एक सामान्य धारणा। आप जबकि बात कही बाबी सही है, पानी को तो कोई विकल्प ही को नहीं, स्कूल को तो फिर भी विकल्प है। गांव में कोई भाई जी कोई आपकी स्कूल प्राइवेट खोली, टाबरान टाई बेल्ट लगा के मान लो कोई कोशिश करी बनाने की, अस्पताल भी कोई ना कोई विकल्प मिल जाए, पर पानी को तो कोई विकल्प को नहीं। तो पानी के बारे में भी जो मने ध्यान आवे कि गंगा सिंह जी तो एक ही हुआ, यानी राजस्थान में मैं कोई पार्टी की या नेता की या सरकार की आलोचना कौन कर रहे हो, लेकिन कमिटमेंट की बात कर रहे हो कि इतने बरसा पहले कोई राजा या सोच लियो कि मैंने मेरे इलाके के लोगों तक पानी पुगानो है, तो गंग नहर आ गई। गंग नहर आई तो लोगों को जीवन बदलो, खेती में भी सहूलियत हुई, पीबा के पानी की व्यवस्था हुई। मैं तो चूरू, सीकर, झुंझुनू, शेखावाटी ताल्लुक रखा। अब अंदाज लगाओ कि पुराने टाइम की जिकी कुआ और बावड़ी कोई सेठ साहूकार नहीं बनाता तो बे जमाने में क्या होतो, और गांव में बारिश को पानी दी घर में इकट्ठो नहीं करता तो भी क्या होतो। मैं तो टाबर हो पण जिकी बरात आऊती बांगी पहली शर्त आई होती कि माने पार्लर पानी चाहिए, मीठो पानी चाहिए, कुंड को। तो
तो वो पानी इकट्ठो करता। तो पुराने टाइम में जको पानी को संरक्षण को काम हो वो बेहतरीन हो, और मुझे मन लगे कोई भी विज्ञान बैंक आगे फेल ही फेल है। गाँव के अंदर जल संरक्षण को काम अद्भुत हो। अब जका ने कोई प्रकृति कोई आशीर्वाद दे दियो और जगह पानी भरपूर है, वह खेती से भी पनप गया, बाकी चीज़ें भी सुविधा बांके होगी। लेकिन क्योंकि मैं पहले कह चुका हूँ, कई बातें तो इसी हैं जो मेरी पार्टी मेरी सरकार से ताल्लुक रखें, कई दूसरा से भी रखें। आपने एक उदाहरण दूं, आपको सवाल बड़ो सामयिक और बड़ो मार्मिक भी है, क्योंकि राजस्थान की फोटो जब आवे, कई फोटो आगे मां वह मैं सिर पर अपनी मातावा बहना मटको धरा दिखे आज भी। जल जीवन मिशन की जब शुरुआत हुई, शुरुआत में तो उत्साह भी हो और काफी अच्छो काम भी हो। कई जगह पानी पुग्यो भी, और कई जगह उदाहरण भी दियो जाए कि लद्दाख में पानी पुग गयो, बहुत सुदूर पहाड़ा के अंदर भट तक पाइपलाइन चली गई। कोई टाइम आ भी बात होती कि जकी अपनी योजना जर्मन योजना बेंगो पानी चूरूम भी आयो, आज चूरूम कई जगह जर्मन योजना के पानी को इस्तेमाल हो वो हिमालय को ही पानी। लेकिन जकी बाद में योजना लागू हुई देश में जल जीवन मिशन की, आप राजस्थान से ताल्लुक रखा। एक सरकार की नीयत ही कि हर घर तक जल पहुंचानो, नल पहुंचानो। नतीजों के निकलो 47,000 करोड़ रुपया एक सरकार दूसरी सरकार ने दियो। और मैं कोई बनावटी बात को कह रहे हो, वह महकमे का एक मंत्री जेल में, चीफ इंजीनियर फरार है, ठेकेदार भी जेल में। लेकिन मैं कहने का मतलब वो है कि पानी के मामले में और चीज हम तो समझ में आवे, और आपने कहावत है कि आटा में नमक हो सके लेकिन नमक में आटो क्या चलेगा। तो राजस्थान जैसी जगह जिठे पानी के लिए ईमानदारी से, और मैं सेठ साहूकारों को जिक्र क्यों करो कि वह वास्तव में पुण्य के लिए वो काम करता, बान मिलतो भी। आपने तो प्याऊ लगाता, बिस्लेरी की बोतल तो ही भाई है, नहीं तो आपने तो प्याऊ से ही काम चलता। रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पर प्याऊ ही होती, मंदिरा के भी रास्ते में प्याऊ ही होती, गांव ढाणी के रास्ते में भी इच्छा से ही लोग लगाता, आज भी लगावे। तो पानी के मां कुछ लोग खोटो और कुछ लुहार खोटो। एक तो संरक्षण जको गांव में भी चुनौती बनेड़ो, आज भी छोटी सी चीज है। गांव में कादो देख के सबसे पहले कोई शिकायत करे, जी कादो मेटो पतो लागे, टूंटी कौन लगा रहा कि वो जो पानी आओ वो सीधो सड़क पर ही आ जाए। सामाजिक जागरूकता और सरकारी प्रयास, तो मने लागे कि अभी भी कई चुनौतियां का मां सबसे बड़ी चुनौती आप कई, क्योंकि पानी की पीड़ा वो ही जान सके जगह के पानी उपलब्ध को नहीं। मैं ज्यादा दूर कौन जाऊं, मैं अठे 3-4 दिन पहले कोई बैठक में चले गयो, तो रोचक सी बात ही कि मैं कहा भाई गांव में कौन कौन रहे, तो बोले जो सज्जन जिनकी डेथ हुई है वह आखिरी व्यक्ति आज, बाकी सब शहर में रहे। तो मैंने कहा जी शहर में, तो वो एक आदमी बैठे बैठे बोलो जी कि हफ्ते में 2 बार ही पानी आवे, शहर में नहीं रहा तो कठे रहा। तो व्यवस्था की और खामियां की सीधी सीधी सी इशारों है। तो मैं समझूं कि कोई भी सरकार हो, सबसे बड़ी चुनौती है कि आखिरी आदमी तक पानी पुगानो। बिल्कुल साहब, देखो ये पानी की जितनी बात करें ना, या कोई दूसरा उदाहरण सु मैं समझ वो थोड़ा सा मेरे लिए दुर्लभ रह सका है, लेकिन मैं खुद को पर्सनल बताऊंगा। मैं शाहपुरा को रहबाड़ा हूँ, और मेरा खुद का हालात ये हैं घर का कि माने टैंकरा से पानी पीना पड़ा है। नल की लाइन के लिए बरसा सु मांग करता आ रहा है, लेकिन मार ढाणी तक नल कौन पूछ पा रहे हो, और अगर पूछे भी है तो फिर वे राजनीतिक समाधान कई चीज़ें हो रही हैं। तो इलिए मैं खुद भुगत बोगी हूँ ना, इलिए था ना ये सवाल करे हो। मैंने कहा दर्द बहुत मोटो है यार। जहाँ पानी की तो आप बात ही कर लिया, पानी मोटर का द्वारा निकला है, कुआं मान लो, ट्यूबवेल मान लो, और आज भी आज़ादी का इतना साल बाद कई गांव ढाण्या का मायने ना तो लाइट पूछी
और जी गांव का मायने ढाणी का मायने लाइट पूछ भी गई बी में लाइट ज्यादा खास दी गुंजारी। तो गांव का लोग आज भी बिजली की वजह से परेशान है। तो ई के ऊपर के कुछ स्थायी समाधान हो सका है या फिर बिजली को यही मामलो चालते रहेगा ऊपर नीचे? नहीं, बिजली के मामले में तो काम हुआ है। बिजली हमारे देखभाल भी मेरे गांव से भी मैं शुरू करूं तो ईमानदारी से सपनों ही लाग तो बिजली लग्जरी होती, और लग्जरी है रूप में है कि बल्ब जो वो कोई पीसाड़े का अमीर आदमी का बल्ब से आगे ट्यूबलाइट थी बा तो कोई पीसाड़ू ही लगा सके हो, और कोई ढाणी में दूर कोई गांव में या कोई का घर पर बिजली लाइट जलती दिखती तो यहाँ ईर्ष्या सी होती कि अट तो लाइट है, गांव में तो लाइट है। लेकिन मोर और लेस यहाँ देखने में लगा है कि गाँव में इलेक्ट्रिफिकेशन तो और बेंगली फोकस करके हुए हुए, तो विद्युतीकरण तो हुए हुए, बिजली पुगी है। बात अलग है कि गर्मिया का में लाइट चली जा और रात ने 1 बजे लोग माने फोन करें कि भाई साहब सुत्या हो के, तो भाई रात ने सुवाईगा कि थे तो सुत्या हो, मैं जागा थे क्या जाग रहे हो कि मच्छर खान लाग रहे हैं। तो आ कंप्लेंट तो है बिजली की सप्लाई जो है बहुत चुनौती है बैंक के लिए। अब सरकार पधारो महाराज भगत तो अठन नहीं रहा, बाबा जी की जरूरत थी, आ गया तो पूर्ति होगी। अब नहीं इतनी देर तो मैं काम चलाने लाग रहे हो। महाराज जी का स्वागत करो गुलदस्ता देके। बिजली के मामले में तो मैं इतना अपडेट जरूर हूं कि देखता देखता बिजली पहुंची है। पहले बिजली एक राजनीतिक नारो होती, राजनीतिक नारो यूं होती, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं बेंगो, कि गांव का लोग पूछता कि भाई पड़ोसी गांव में बिजली आएगी मारे कद आवेगी, तो नेताजी कहता कि भाई अब कब का देख लो अगली बार जरूर आ जाएगी। तो पहलो चुनाव तो आश्वासन में चले जाते, तो अगलो चुनाव यूं मान लो कि बिजली आई जाएगी। दूसरो चुनाव आतो तो खंबा पड़ जाता, तो पूछता लोग बिजली को नहीं, बोले बिजली को नहीं, बिजली तो आवेगी, खंबा आ गया तो बिजली भी आवेगी। तो बेचारा भोला भोला लोग मान लेता। तीसरो चुनाव आतो तो भाई खंबा खड़ा हो जाता। चौथो चुनाव आतो तो बोले जी खंबा तो गट गया लेकिन तार, बोले तार अब का आ जाएगा। तो यानी 5-5 चुनाव निकल गए, खंबा और बैंक ऊपर तार पर करंट को नहीं हो। तो लेकिन अब चीजें थोड़ी बदली हैं। लोग बात पर बिजली के मामले में सरकारां प्रयास भी करो और होया भी, पानी अपने आप में चुनौती है। अब मैं मानू सेंटर के ऊपर एसएससी की परीक्षा का मामला में एक गड़बड़ी आ रही है और टीचर विद्यार्थी तमाम प्रोटेस्ट भी करया, लाठीचार्ज हुयो, टीचरा ने जेल तक ले जानो पड़ो। तो मतलब इस प्रकार की चीजें हैं। आज भी एक शिक्षक और विद्यार्थी सड़का पर आर यानी खुद की बातें रखवा की कोशिश कर रहे है, लेकिन डबल इंजन की सरकार का अंदर एक शिक्षक सड़क पर आ रहे हो। सबसे गंभीर बात तो यह है। तो खड़े न खड़े अभी शिक्षा में और भी सुधार की जरूरत है। परीक्षा कोई भी सीधी सीधी रोजगार से जुड़ी है। मने लागे कोई सरकार को नहीं चाहती होगी कि पेपर लीक हुए। कुछ लोग खोटो और कुछ लुहार खोटो, कुछ परीक्षा लेनी और कुछ परीक्षा देनी। बैंक बारे में विस्तार से कौन जाऊं मैं, लेकिन आ बात सही है कि देश में एक संस्था है यूपीएससी, और बम तो बहुत सारी सरकारें ही आई हैं। तो यूपीएससी को पेपर तो लीक को नहीं हुआ है। यूपीएससी की गरिमा भी है। यूपीएससी आईएएस और आईपीएस भी बना हुआ है। देश भी है, देश चलाना वाला भी भाई है, और परीक्षा देनिया और लेनिया भी है। एक जगह यदि मर्यादा, गरिमा और सीक्रेसी और प्राइवेसी राखी जा सके, तो केवल एक प्रदेश में क्यों कौन राखी जा सके। अलग अलग जगह में कोई सरकारा से ताल्लुक हो नहीं कि, लेकिन देश के कोई भी हिस्से में हुए तो मने लागे ये जो लीक और नकल और ऐ तरीके की जो चीजें हैं,
वे आज एक सोशल एविल को रूप ले लियो, सामाजिक बुराई को रूप ले लियो। मैंने कई बार ताजुब हो तो आज से कोई 15-20 साल पहले हरियाणा में बड़े पैमाने पर नकल होती। नकल को मतलब सेलिब्रेशन के टाइप में कोई पूछ तो गांव में कि ताऊ कट जा रहे हैं कि बहू को पेपर है नकल कराने जा रहे हो। एक बार तो बड़ो जोरदार हो, सरकार थोड़ी सख्त होगी तो पहले स्कूलों के बाहर पर्चियां फेंकता और होता तो भाई जका जितना भी रिश्तेदार आपके टाबरा नकल कराना आएडा पेपर तो हाथ लाग गयो लेकिन अंदर तक पुगे किया। बहुत बरस पुरानी घटना मेरे एक दोस्त बताई, बोले जी ये तो वैज्ञानिकों भी ऊपर कर निकलिया। वह के करो कि एक माइक लगा लियो, धर्मशाला सामने किराए पर ले ली परीक्षा केंद्र के बाहर और जोर जोर बोले सवाल नंबर 1 भारत में कितनी नदियां हैं। माइक से बोले बटाबर सगड़ा लिखे, नकल की जरूरत ही को नहीं, सार्वजनिक कर दियो सारो काम। तो मन लागे पेपर लीक और ऐसे जुड़ी तमाम जकी अनियमितता है वह एक सामाजिक बुराई के तौर पर है। मैं हर वर्ग ने ऐसे जुड़ी हर चीज ने जागरूक रहने की जरूरत है। एप्रिसिएशन की जरूरत को नहीं, एंटिसिपेशन की भी जरूरत को नहीं। हाँ, सरकार यदि सख्त हो जा और जो कानून बनेड़ा बान सख्ती से लागू कर दे और कोई मिसाल हो जा तो मन लगे कि वह चीज़ों पर नियंत्रण हो सके। और राजस्थान अपना आप में मिसाल है, कोई राजस्थान है, यही लोग हैं परीक्षा देनिया और लेनिया, तो नियंत्रण तो हो ही है, थोड़ी इच्छा शक्ति चाहिए तो ये चीज़ें हो सकें। बिल्कुल साहब, देखो सबसे खास बात यह रही आज का इस सेशन में, और जो संवाद है ना, इस संवाद के अंदर मैंने जो पर्सनली मैं एक पत्रकार होगा के नाते बता रही हूँ कि खूबसूरती यह है कि एक राजनेता सामने बैठा है और एक पार्टी से विलोम कर है जिसकी सत्ता राजस्थान के अंदर है, लेकिन हर एक सवाल को जो जवाब है ना वो सटीक आयो है, जो सीधी बात है, बिना मान्य भी है, और जो सुझाव दिया वे भी कोई तोड़ मरोड़ कहने को ना। तो यह एक खूबसूरत चीज रही आज के इस संवाद में। थे मन सुनता रहो झलकों पे। और आज हमारे साथ में पैनल का मायने मौजूद था सतीश पूनिया जी, जो कि हरियाणा का प्रभारी हैं, साथ ही साथ पूर्व में बीजेपी का अध्यक्ष रिएड़ा हैं, आमेर सु विधायक रिएड़ा हैं। अपना आप में एक बड़ी शख्सियत है, ज़्यादा या के बारे में बखान करवा की जरूरत को ना, क्योंकि यहाँ का विचार थे सुन ही लिया हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद साहब, झलकों में यही आता रहो, प्यार बरसाता रहो। बहुत धन्यवाद।